हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव एनालिस्ट राइटर में एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपना ओम का चैप्टर, ओम के नियम से रिलेटेड, जो अपने विद्युत के चैप्टर से हमने वीडियो डाली हुई है एएलपी के लिए। उसमें हम विद्युत को पढ़ रहे हैं और विद्युत के चैप्टर में हम ओम के नियम को आज समझेंगे और ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं अब तक। ओम का नियम देखिए, पहले हमने क्या सीखा, आई सीखा, हमने क्यू सीखा, आवेश सीखा, ठीक है, हमने विभवांतर सीखा, हमने प्रतिरोध सीखा आर। इन चार चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि हमने क्यों से स्टार्ट किया था, फिर आई, फिर वी और फिर आर। ये वीडियो आप को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप इस वीडियो को आराम से कर पाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक का ताप अचर रहे, यानी कि कोई चालक है, कोई तार है, उसका टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए, उसकी लंबाई स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। आई समानुपाती वी के होता है, ठीक है। गणितीय रूप में ओम का नियम निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो V बराबर आई आर होता है, यानी कि V बटे आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पे R, इसे ही बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो तीनों के बीच में I, V और R के बीच में संबंध होता है, क्या होता है, ओम का नियम, ठीक है, कि V बराबर आई आर, इससे याद रख सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, यह चालक के प्रतिरोध की माप होता है। चालक का प्रतिरोध कितना है उसकी माप होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है प्रतिरोध वाले चैप्टर में। किसी बंद कार में बिजली गिरने पर, यानी आकाशीय बिजली गिरती है, उसमें बैठे यात्री सुरक्षित रह जाते हैं क्योंकि संपूर्ण आवेश कार की बाहरी सतह से होते हुए पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है, DC और AC दो करंट होते हैं। DC करंट में क्या होता है, दिशा और परिणाम एक ही उसमें होता है। क्या बता रहे हैं, देखिए, जिस जिस विद्युत धारा का परिमाण 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 और दिशा नियत रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कौन सी होती है, बैटरी में होती है, सेल में होती है, आदि से प्राप्त की जाती है। दिष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जैसे आप छत का पंखा लाए होंगे तो उसकी पंखड़ियों पे पेंट हुआ होता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, यानी कि करंट द्वारा पेंट होता है। वो किसी घोल में उसे डुबाते हैं और करंट छोड़ देते हैं, तो वो उसके कण, पेंट के कण उस पंखड़ी पे चिपक जाते हैं, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग जो आप लोहे पे होता हुआ देखते हैं। बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में किया जाता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। अब आवृत्ति शून्य होगी क्योंकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आवृत्ति नहीं होती। प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है, ठीक है, ये हमने तरंग के चैप्टर में पढ़ लिया है कि आवृत्ति का क्या हिसाब है, ठीक है। जिस विद्युत धारा का परिमाण व दिशा नियत नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं उसे AC कहते हैं, जब परिवर्तित नहीं होते उसे DC कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है, AC जनरेटर से प्राप्त की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा आदि उपकरणों में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है, आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। फिर यहाँ पे ओम के नियम के बारे में एक बार फिर से मैंने दूसरी बुक से लिया है कि ओम के नियम को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी भौतिक चालक की भौतिक अवस्था में क्या, तो उसका ताप, उसका दाब और आयतन ये निश्चित रहने चाहिए, ठीक है, भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, अपरिवर्तित रहे, तो चालकों के सिरों पर लगे विभवांतर V तथा उनमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव स्थिर होगा, ठीक है। V अपॉन आई इज इक्वल टू स्थिरांक। यही हमने पढ़ा कि बहने वाली धारा और विभवांतर का जो अनुपात होगा, विभवांतर का और धारा का जो अनुपात होगा वो R के बराबर होगा, ठीक है। यही ओम का नियम है, ओम ने यही सिद्ध किया है, ठीक है। तो विभवांतर I वोल्ट में, V वोल्ट में, धारा एम्पियर में, और प्रतिरोध ओम में मापेगा यहाँ पे। बस इसी का एक थोड़ा सा ये ग्राफ बना के दिखाया है कि R कैसे जाएगा। V और I ग्राफ है तो R ऐसे जाएगा, ठीक है, थीटा कोण पे। इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं कि AC और DC किसके स्वरूप है, तो धारा के स्वरूप है। धारा
जो करंट होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो होता है, एसी और डीसी। ठीक है, आगे चलते हैं। एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग है, डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट धारा। ठीक है, डीसी हाँ, डीसी को अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने के नियम को क्या कहते हैं? को डैश कहते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए इससे थोड़ा हटके है क्वेश्चन। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध अगर कर रहे हैं, धारा को सुचालक के प्रतिरोध से कर रहे हैं, तो वो जूल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल का नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक और परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंज का नियम क्या कह रहा है? लेंज का नियम क्या कहता है? प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, जो धारा बनती है किसी जनरेटर में, वो उसी का विरोध करेगी जिस कारण से वो बन रही है, उस कारण का विरोध करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर 60 है, पहले विभवांतर 60 है और उसे क्या कर दिया गया? 165 कर दिया गया। ठीक है, तो पहले V 60 है और फिर V को 165 कर दिया गया। तो कह रहा है कि पहले I कितना है? पहले I है 4, V है 60। ठीक है, और फिर दूसरा वाला I पूछ रहा है I सेकेंड, और V सेकेंड उसने दिया हुआ है 165। तो हम या तो यहाँ से पहले R निकाल लें इन दोनों से, फिर इसमें रख दें। देखिए, दो प्रकार से हो सकता है। इन दोनों से पहले R निकाल लीजिए, तो R V बराबर आई आर होता है ओम के नियम में। R बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन आई। V कितना है? 60/4, तो 4 × 4 = 20। ठीक है, 15 आ गया। अब प्रतिरोध तो वहाँ पे भी बराबर रहेगा, जब 165 कर रहे तो वहाँ भी प्रतिरोध, तार थोड़ी बदल गया, तो प्रतिरोध तो वो उतना ही करेगा। अब कितना हो गया? अब हमारा आई, जो हमारी विद्युत धारा है वो तो 4 ही है, तो V अपॉन आई से R बराबर, V अपॉन आई से विद्युत धारा निकालना है, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। R का मान कितना आया? 165/R का मान आया 15। ठीक है, 15 से इसे काटेंगे, 15 × 15, 15 × 15, तो कितना आ गया? 11 एम्पियर। कितना आ गया? 11 एम्पियर। अब एक तरीका यह है कि इस वाले को 4 में रख लो, इसे बटे में रख लो। यहाँ पे I2 हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी, V अपॉन आई, V है 60, I है 4, यहाँ पे V है 165, I हमें निकालना है I2। बस यहाँ से I2 का मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, और I2 इधर आ जाएगा 165/15। तो इससे भी आप कर सकते हैं, 11 आ जाएगा, 11 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसे अनुपात में भी रख के और वैसे भी। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट पावर। अब पावर के साथ फॉर्मूला देख लेते हैं कि पावर के साथ हमारा फॉर्मूला क्या है? I बराबर P अपॉन V। जब पावर दी हो, I बराबर P अपॉन V। ठीक है, I बराबर P अपॉन V होता है जब पावर दी हो, तो I बराबर P अपॉन V होता है। तो P कितना है? 1100, और V कितना है? और I हमसे पूछा है, धारा हमसे पूछी है, तो I कितना है? V कितना है? 220। ठीक है, I कितना है? 220। I बराबर P अपॉन V है। इसकी 0 से 1 ख़त्म, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अब ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। 5 एम्पियर इज़ दी राइट आंसर, ये देख सकते हैं आप। तो ये सूत्र याद करने वाला है, I बराबर P अपॉन V। ठीक है,
तो धारा अगर पावर के साथ दी हुई है और वोल्टेज के साथ दी हुई है तो सूत्र ये लगेगा। बहुत सारे सूत्र बनते हैं, ये इसका चार्ट मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन से सूत्र कैसे कैसे करते हैं। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्टेज स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बल्ब में कितनी धारा जाएगी? तो V बराबर आई आर है। I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर V अपॉन आर। ठीक है, V कितना है? 220 और ये कितना है? 1200। ठीक है, तो इससे जब इसे काटेंगे तो 22 को 220 से 120 से 220 से काटेंगे, 22 को जब 120 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.18 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब आप इसे भाग देंगे, देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गई, तो 22 को 120 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.18 एम्पियर। प्रतिरोध है 10 प्रतिरोध है, 140 वोल्ट है, और क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है, तो वही V बराबर आई आर लगेगा। ठीक है, तीनों में संबंध हमारे पास है। I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा। V कितना है? V है 140 और हमारा R कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 14 एम्पियर आंसर आ जाएगा। धारा का 14 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 14 एम्पियर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि किसी तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और इलेक्ट्रॉन आवेश दे दिया और T दे दिया। देखिए यहाँ पे भी संबंध क्या है? संबंध पूछ रहा है कि माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित हुई है, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो इन तीनों से हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का? IT अपॉन ई। ठीक है, धारा गुना समय बटे आवेश। इससे हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने वाली कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं उसकी संख्या निकाल सकते हैं। ये सूत्र लिख लेना आप। ठीक है, IT अपॉन ई। ठीक है, इनके बीच में संबंध है। अगला क्या है? एक हीटर 1 एम्पियर की विद्युत प्रवाहित होती है टर्मिनलों के बीच में। पहले तो 60 वोल्टेज थी, फिर उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? गतिज अंतर आ गया 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो हीटर में विद्युत प्रवाह खींचता है। तो सीधी सीधी बात है, I सेकंड पूछा है, तो पहले इन दोनों से R निकाल लो, या फिर सीधा सीधा इसे अनुपात में रख लो। कैसे? V अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए V अपॉन आई और यहाँ पे V2 अपॉन I2। हमें क्या निकालना है? यहाँ से I2 निकालना है। तो पहले हमारे पास V क्या है? 60 है, I क्या है? 4 है, और यहाँ पे सेकंड V क्या है? 157.5 बटे I2। ठीक है, बस इससे यहाँ से कितना हो गया? ये तो 15 हो गया। अब I2 का मान कितना हो जाएगा? I2 बराबर 157.5 बटे 15। ठीक है, यहाँ से इसे हटाएंगे तो 0 लग जाएगी नीचे। तो 1575 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 0, अभी 0 से हम 15 से इसे काट लेते हैं। 15 एकम 15, 0, 15 पंजे 75, तो 10.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5 एम्पियर। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए। देखिए ये दोनों तरीके से हो सकता है कि आप पहले R का मान निकाल लें और फिर उस R से फिर से सेकंड उसमें रख के मान निकाल सकते हैं I का। दोनों तरीके से हो सकता है। आप अनुपात में रख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको सिखाया था। पहले क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पहले हुआ है वैसा ही है। 2 प्रतिरोधक 10 ओम के और 20 ओम का श्रृंखला में जुड़ा है। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने श्रृंखला समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम में जुड़ने का फॉर्मूले बताए थे प्रतिरोध के। ठीक है, तो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो फाइनल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 + 20, तो यानी कि 30 हो जाएगा। और ये कितने वोल्ट के साथ बैटरी से जुड़ा हुआ है? 60 वोल्ट के साथ। तो विद्युत धारा, तो फाइनल हमारा R कितना हो गया? फाइनल R तो 30 हो गया और वोल्टेज 6 हो गया। ठीक है, तो I निकाल सकते हैं हम। V बराबर आई आर होता है। अगर आप ऐसे इस सूत्र को ऐसे याद कर लेते हैं तो V बटे R हो जाएगा। I बराबर V कितना आया? V आया 6, R कितना आया? 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, और जब आप 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन।
ठीक है, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के फाइनल आर निकाल लिया। अगर ये समांतर में होता तो बट्टे में रख के निकालते। ठीक है, कल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नहीं है? संबंधित है। देखिए यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव से कौन सा नियम, ऊष्मा का अगर जिक्र करेगा तो ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल का नियम है। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल का नियम है। क्या कह रहा है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जूल का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा को H से डिनोट किया, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो धारा के तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, इसका मतलब H समानुपाती I स्क्वायर हो गया, और किसी उसके R के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, और समय के भी अनुक्रमानुपाती होगी। तो H बराबर कितना हो जाएगा? H बराबर, ये देखिए फाइनल क्या हो जाएगा? H जो ऊर्जा निकलेगी H बराबर K नियतांक हो गया। ठीक है, I स्क्वायर R T, ये भी एक सूत्र बनता है, नोट कर लेना। ठीक है, ये जूल का नियम है। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर R T। ठीक है, यदि किसी चालक तार का व्यास को आधा कर दिया जाए, हमने कल पढ़ा था कि जब चालक के तार का व्यास बढ़ा रहे थे तब उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? देखिए उसका प्रतिरोध, अगर हम उसका चालक तार का व्यास बढ़ा रहे हैं तो धारा घट रही थी, प्रतिरोध बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? व्यास घटा रहा है। तो जब व्यास घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी ये इसने पूछा है कि कितनी बढ़ जाएगी। तो हम V बराबर आई आर से निकाल सकते हैं, V बराबर आई आर से निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे चालक तार का व्यास दिया है ना, तो कल वाले सूत्र से हम उसे निकाल सकते हैं, R बराबर रो L अपॉन A से। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा था? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R को क्या कर रहे हैं? हमने R को क्या किया है? त्रिज्या को आधा किया है। तो जब मैं त्रिज्या को आधा कर रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी वो। ठीक है, और ये 4 बटे ऊपर चला जाएगा, 1/4 का ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये खुद बटे में था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? फाइनली 4 गुना हो जाएगी धारा कितनी हो जाएगी? प्रतिरोध का मान 4 गुना बढ़ जाएगा तो धारा चौथाई हो जाएगी, 4 गुनी कम हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है? व्यास आधा कर दिया जाए। ठीक है, व्यास को आधा कर दिया जाए तब प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होगा? तो चौथा ही बता रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है? तो धारा जो मापती है वो एमीटर से मापती है। ठीक है, धारा को मापने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेरण एमीटर। ठीक है, ये याद रखना, प्रेरण एमीटर होता है वो। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 है। यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। विभवांतर बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की गई धारा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर रख सकते हैं V अपॉन आई इजिकल टू V2 अपॉन I2। हमें I2 का मान निकालना है। V हमारे पास है 60, I हमारे पास है 4, और यहाँ पर आ गया V2 172.5 बटे I2। ठीक है, तो हमें I2 का मान निकालना है। ऐसे 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो I2 इजिकल टू कितना हो गया? I2 इजिकल टू 172.5 बटे 15, 15 एकम 15, 2 बचे, फिर से 15, और यहाँ पे कितना बचा? 15 पंजे 75, 11.5 इज दी राइट आंसर एम्पियर में। ठीक है, कोयल का प्रतिरोध 100 ओम है और 220 वोल्टेज
स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो V बराबर आई आर होता है, आई निकालना है, धारा पूछ रहा है, तो V अपॉन आर हो जाएगा। V कितना है 220 और R कितना है 100। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो 2.2 आ जाएगा। ठीक है, 2.2 धारा पूछिए ना, तो 2.2 एम्पियर में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो ये होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। विद्युत विकलन, विकलन से मतलब गलना। ठीक है, विकलन से मतलब गलने से है, तो गलना किसके किसके कारण होगा, धारा में ऊष्मीय प्रभाव के कारण होगा। ऊष्मा जितनी अधिक होगी वो गल जाएगा। किसी इलेक्ट्रिक हीटर में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने उसके सिरों पर 60 विभवांतर होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 कर दिया जाए तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो V अपॉन आई इजिकल टू V2 अपॉन I2। ठीक है, ऐसे रख लीजिए और हमें I2 का मान बताना है। तो V कितना है, V है 60 और I है 4, यहाँ पे 127.5 बटे I2। ठीक है, तो 15 और इसे 15 से I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर 127.5 बटे 15। 15 से इसे काटेंगे तो 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75, तो 8.5 आ जाएगा। ठीक है, 8.5 एम्पियर। आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में, ठीक है, मिनट आ गया, और कुलाम आवेश, ये हमने बात की थी कुलाम आवेश की मिनट के साथ, और हमसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो आई के साथ इसका क्या संबंध था, क्यू का संबंध क्या था, आवेश बराबर आई इंटू टी। ठीक है, आवेश बराबर धारा इंटू समय, ये सूत्र था, ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो हमें क्या पता है, हमसे धारा पूछी है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, जब Q बराबर आई इंटू टी है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा। अब Q कितना है 300 और T कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, आई 30 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे ये मिनट में दिया हुआ है, हम जो जितने भी सवाल करते हैं वो सेकंड में करते हैं, तो इसे 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 60 की गुना हो जाएगी इसमें, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया है तो धारा बतानी है। ठीक है, विद्युत प्रभार यानी कि आवेश और समय T दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा है Q बराबर कितना होता है, Q बराबर आई इंटू टी होता है। तो सूत्र में हमें आई बराबर पूछा है, आई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी। ठीक है, जहाँ भी Q अपॉन टी लिखा है वही आंसर हो जाएगा, तो Q अपॉन टी पहले में लिखा हुआ है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, तो Q आ जाएगा, यहाँ पे आवेश आ जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। हमने कल बात की थी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स का या आवेश का प्रवाह है। ठीक है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तभी विद्युत धारा चलती है। यदि एक परिपथ में से किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान बताइए। आवेश दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो धारा बतानी है। तो Q बराबर आवेश बराबर आई इंटू टी होता है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी होगा। Q कितना है, Q है 20 और T है 1। ठीक है, सेकंड में ही है तो 20 ही आ जाएगा आंसर, 20 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर की ही धारा निकलेगी उसमें से। आगे चलते हैं। विद्युत चालकता ओम का नियम, यदि V अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहते हैं, हमने पढ़ा इस नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। R V अपॉन आई किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, पूछा है। ठीक है, ALP में किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य। अब ये सूत्र भी हमने पढ़ा है। ठीक है,
विभवांतर आवेश वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किया गया कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश, ठीक है। किया गया W बराबर वी क्यू, ठीक है, ऐसे पढ़ा था। किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ठीक है, बिजली के द्वारा। अब इसने कहा है कि कार्य क्या बता रहा है कि किया गया कार्य, हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। क्या कह रहा है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण, एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य, तो कार्य बराबर इकाई आवेश एक गुना विभवांतर, ठीक है। तो विद्युत आवेश के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण, तो वहाँ पे हमारा विभवांतर भी हुआ और एक इकाई आवेश चला भी गया, ठीक है। तो उनके गुणनफल को क्या कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं, तो विभवांतर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। तो हमने पढ़ा W बराबर V इंटू क्यू। अब V बराबर कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू, ठीक है, W अपॉन क्यू। अब W कितना हुआ, कार्य जूल में होगा तो 72 हुआ, और क्यू कूलाम में हुआ तो 3 हुआ, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध 50 ओम है, तो विभवांतर। अब हमने पढ़ा V बराबर IR, ठीक है, सूत्रों से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब V बराबर IR है तो दोनों की गुना हो जाएगी, 10 गुना 50 तो 500 हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है, धारा और विभवांतर के बीच संबंध पूछा है, ठीक है, चालक में। तो V अपॉन I एक स्थिरांक है, हमें पता है कि R है, तो V अपॉन I एक नियतांक है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो V अपॉन I एक नियतांक है, C आ जाएगा इसका आंसर। कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती कौन, विभवांतर के समानुपाती हमने पढ़ा V समानुपाती I, ठीक है, विभवांतर के समानुपाती होता है धारा, तो वहीं से ही हमारा V बराबर RI आया है, ठीक है, ठीक है। V समानुपाती I और इसे समानुपाती को हटा के V बराबर R कांस्टेंट ले लिया और I, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है, ऐसे आया है। तो किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, हमने कल पढ़ा था कि गोल्ड, सोना, चांदी। अब सोना होता तो सोना आ जाता, चांदी उसके दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं सारी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो करंट बहता है वो सोने में बहता है। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है, एबोनाइट। देखिए कागज़ में से भी करंट नहीं बहता, नाइक्रोम में से भी नहीं बहता, हीरे में से भी नहीं बहता, एबोनाइट में करंट बहता है, ठीक है। तो विद्युत रोधी नहीं है ये पूछा था, ये सब विद्युत रोधी है, ठीक है। एबोनाइट विद्युत रोधी नहीं है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। अब मानव शरीर तो इंसुलेटर का काम नहीं करेगा, मानव शरीर में तो करंट बहता है, रबड़ भी इंसुलेटर का काम करेगा, हीरा भी और कांच भी, इनमें से करंट नहीं बहता। रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, तो सबसे उपयुक्त हमें 18 वोल्ट चाहिए और 3 ओम है हमारे पास, 18 वोल्ट चाहिए, 3 ओम। 18 वोल्ट कैसे आएगा 3 ओम के साथ, तो V बराबर IR है, IR है, R का मान हमारे पास 3 है और V हमें लाना है 18, तो 3 में किसकी गुना करनी पड़ेगी, 6 की, तो 6 एम्पियर आ जाएगा आंसर, ठीक है, 6 एम्पियर इज़ दी राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर है 60 और यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्टेज कर दिया जाए, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा। तो वही सिंपल क्वेश्चन है जो अब तक हम करते आए हैं। कितना है, पहले हमने V अपॉन I
V अपॉन आई इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। ठीक है, अब V कितना है, V 60 है, I कितना है 4 है, V2 कितना है 150 है, और I2 कितना है हमें पता नहीं। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 बार कट जाएगा तो 150/15। ठीक है, 15 से इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज, धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। हमने बताया कि वोल्टेज समानुपाती होगा किसके, आई के। तो धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विद्युत चालकता, तो चालकता कॉपर में भी होती है, मानव शरीर में भी होती है, ग्रेफाइट में भी होती है। रबड़ में चालकता नहीं होती, रबड़ को चालक होता है। ठीक है, बस यही पूछना था इसका। कौन सा विद्युत का सुचालक है, सुचालक बताना है। कौन सी धातु सुचालक होती है, तो तांबा सुचालक है, फास्फोरस सुचालक नहीं है, सल्फर भी सुचालक नहीं है, और नाइट्रोजन भी सुचालक नहीं है। डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं। तो ग्रेफाइड एक अधातु है और ये एक सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइड पेंसिल में पाया जाता है, बाकी ये सब अधातुएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा उसके उसके सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से बताया। आगे चलते हैं। कौन बिजली के कुचालक हैं। अब दोनों में देखना है, देखो यहाँ पे धातु धातु, तो ये तो सुचालक है धातु, तो लेकिन माइका और क्वार्टर दोनों ही अधातु हैं, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, ये घोल हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड घोल, इन सब में से धारा बहती है, लेकिन ग्लूकोज के घोल में से धारा नहीं बहती। ठीक है, ग्लूकोज के घोल में से धारा नहीं बहती। ओम के नियम के अनुसार V अपॉन आई होता है। ठीक है, V अपॉन आई होता है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो V अपॉन आई कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए, विभवांतर को दोगुना कर रहे हैं तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे V बराबर IR होता है। अब विभवांतर को दोगुना कर रहे हैं तो 2V हो गया, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा, अब प्रतिरोध तो उसका जो का तो है, तो धारा भी दोगुनी करनी पड़ेगी, तभी इसका मान 2V हो पाएगा। ठीक है, तो धारा भी दोगुनी करनी पड़ेगी, धारा का मान भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो V बराबर IR, ये इसका संबंध है, V बराबर IR। अब इसमें I बराबर दे रखा, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। जहाँ पे भी I बराबर V अपॉन R लिखा हुआ है वही सही है, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, विभवांतर V विद्युत धारा I के बीच संबंध किसने खोज की थी इसकी। ठीक है, तो किसने खोज की थी, ओम ने। इन दोनों के बीच में संबंध को, बल्कि तीनों के बीच में क्या कहूँगा मैं, तो कि V I और R के बीच में तीनों के संबंध ओम के नियम से उसने दिया था, ओम ने। विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब प्रतिरोध आधा हो रहा है तो धारा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, धारा आराम से बह पाएगी, सीधी बात है। प्रतिरोध आधा हो गया, धारा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रभाव के बीच संबंध को बताता है। क्या बता रहा है, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। ओम का नियम क्या बता रहा है, चालक कंडक्टर में संभावित वर्तमान अंतर प्रवाह के बीच संबंधों को। ठीक है,
जो उसमें संबंध चल रहा है वर्तमान में, उसको कौन बताता है? ओम का नियम बताता है। यदि कोयल का प्रतिरोध 750 है और 220 वोल्ट का स्रोत है तो धारा बताना है। तो वी अपॉन आई इजिकल टू आर होता है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वी कितना है? वी है 220, आर है 750। ठीक है, जब अब इसे डिवाइड करेंगे तो 22/75 को, तो 0.29 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध को दर्शाता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर। ठीक है, ओम का नियम विद्युत धारा आई और वी के बीच के संबंध को दर्शाता है, वी अपॉन आई होता है। ठीक है, ये हमने रट लिया है। आगे चलते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर का संबंध है? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ओम का नियम है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे ने। धातु चालकों के बीच संबंध में से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, यही सही है। ठीक है, और ये धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ जाते हैं, ये हमने पहली वीडियो में सीख लिया है। अगर आप ये क्वेश्चन करने में सफल रहे तो आपका ओम का नियम से रिलेटेड आपके जो एएलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हो चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उनमें जाके अपने और टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।